Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today I'm going to teach you some important environmental convention जो कि हमारे JKSSB, SI एंड FA के सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड इवन JKPSC KS के सिलेबस के लिए और नेट पेपर 1 एंड प्लस पेपर 2 जिसका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. प्रोटोकॉल, ट्रीटी एंड कन्वेंशन. पहले तो हम इसका मीनिंग आपको बता देती हूँ कि प्रोटोकॉल, ट्रीटी और कन्वेंशन का मीनिंग क्या होता है. कन्वेंशन एक इंटरनेशनल मीटिंग होती है. सारे नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स इस मीटिंग को अटेंड करते हैं और कुछ टॉपिक रिलेटेड बातचीत करते हैं. वो टॉपिक्स वेटलैंड के रिलेटेड हो सकते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज या क्लाइमेटिक चेंज के रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं. सेकेंड प्रोसेस आ जाता है ट्रीटी का. ट्रीटी एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें सारी कंट्रीज नेगोशिएट करते हैं किस चीज़ों में वो डिसएग्री होते हैं और किस चीज़ों में वो एग्री होते हैं. उसके बाद ही रेटिफाई किया जाता है उन्हीं गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. थर्ड प्रोसेस आ जाता है प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है जो कि फाइनल कन्वेंशन या ट्रीटी के बाद आता है. तो प्रोटोकॉल क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन. किसी भी ट्रीटी के बनने से पहले सबसे पहले कन्वेंशन होता है, यानी कि बातचीत होती है सारे नेशंस के साथ. फिर उसके बाद उस ट्रीटी को किसी चीज़ों में एग्रीमेंट मिलती है या कभी डिसएग्री किया जाता है. फिर उसके बाद उसको फाइनल रैटिफिकेशन मंजूरी मिल जाती है. तो सबसे पहले हम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है. मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड रामसर कन्वेंशन का एक रजिस्टर है. तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है. एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है रामसर कन्वेंशन का. वेटलैंड साइट्स का, जो भी वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस होती हैं उसको कहाँ रखा जाता है? मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है जिसकी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस होती है. तो इंडिया के दो वेटलैंड्स हैं जिसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया है. एक है कैलिलाडो नेशनल पार्क राजस्थान एंड देन लोकटक लेक मणिपुर. दो वेटलैंड्स इंडिया के मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में हैं. कौन से? कैलिलाडो नेशनल पार्क इन राजस्थान, लोकटक लेक मणिपुर. तो आपको दोनों के नाम याद होने चाहिए. एंड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है अंडर रामसर कन्वेंशन जिसको इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस मिली है, जिन वेटलैंड्स को इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस मिली है. उससे पहले चिलिका लेक ओडिशा की भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में थी बट लेटर उसको रिमूव कर दिया गया था. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 5 to 6 जून 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो फर्स्ट ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसको प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट के बारे में जिसने बात की है. तो कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट और इसका ईयर क्या है? 1972. तो आपको इसका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का ईयर भी याद रखना है. और ये किस पे बेस्ड थी? ये ह्यूमन इन्वायरमेंट पे बेस्ड है. मीटिंग में 26 प्रिंसिपल्स डाले गए थे. तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के कितने प्रिंसिपल्स थे? 26 प्रिंसिपल्स थे. इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था. यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम वाज बीइंग साइंड अंडर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम किसके अंडर साइन किया गया था? तो वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंदर साइन किया गया था. इस कॉन्फ्रेंस के बाद लोग जो कंट्रीज थी उसका इंटरेस्ट जो था वो फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ता गया. फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स या एग्रीमेंट साइन हुए जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट. ये एग्रीमेंट्स को साइन किया गया था. तो मैंने अभी आपको दो चीज़ें पढ़ाई है. एक है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, वो किसके रिलेटेड है? वेटलैंड के. इंडिया के दो इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है. कैलिलाडो नेशनल पार्क राजस्थान, लोकटक लेक मणिपुर. चिलिका लेक पहले थी बट उसको रिमूव कर दिया गया है. स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 इट इज़ रिलेटेड विद ह्यूमन इन्वायरमेंट. फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट पे और इसमें कितने प्रिंसिपल्स हैं? 26 प्रिंसिपल्स हैं.
इंडिया की तरफ से किसने अटेंड की थी मीटिंग? तो वो इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने अटेंड किया था इस मीटिंग को। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम किस कॉन्फ्रेंस के अंडर साइन किया गया था? तो वो थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स थे उनको भी साइन किया गया था। कन्वेंशन ऑन द ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन के लिए भी बहुत सारे कन्वेंशंस को साइन किया गया था। फर्स्ट थी वेना कन्वेंशन 1985, मॉनेटरी प्रोटोकॉल 1987। तो आपको दोनों के ईयर याद रखने हैं। वेना कन्वेंशन का ईयर क्या है? 1985 एंड मॉनेटरी प्रोटोकॉल का ईयर क्या है? 1987। ओजोन इज काज्ड बाय ह्यूमन रिलेटेड एमिशन, क्लोराइन, ब्रोमाइन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ग्रीन हाउस गैसेज। ओजोन डिप्लीशन के ह्यूमन रिलेटेड एमिशन से ही डिप्लीट हो रही है, जैसे क्लोराइन, ब्रोमाइन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ग्रीन हाउस गैसेज, इनसे ही ओजोन डिप्लीट हो रही है। 1985 में जो वीना कन्वेंशन साइन हुआ था, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें कि यूनाइटेड नेशन ने एक प्रिंसिपल के बारे में बात की थी कि प्रिवेंट करना है हमें किसको? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर को हमें प्रिवेंट करना है। तो वीना कन्वेंशन में से बात हुई थी कि हमें क्या करना है? ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है। तो अब आपको यहाँ से तो पता चल ही गया होगा कि ओजोन लेयर जो है O3 लेयर, इट इज़ प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो ओजोन लेयर कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो 1985 में जो वीना कन्वेंशन हुई थी उसमें सिर्फ बोला गया था कि हमें डैमेज होने से बचाना है। 1987 में जो मॉनेटरी प्रोटोकॉल हुआ था, डिप्लीट ओजोन लेयर सब्सटेंसेस के बारे में उसने बात की थी कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं उन्हें हमें कम करना है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। तो वो कौन से सब्सटेंसेस थे? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से थे? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो आपको इन सबके नाम याद रखने हैं। ब्रोमाइन, हैलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये सब क्या है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODS। अब मैं आपको फिर से ये बताती हूँ, वेना कन्वेंशन जो 1985 में हुई थी उसमें सिर्फ बात की गई थी कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेरिक जो है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन, उसको हमें डैमेज होने से बचाना है। बट मॉनेटरी प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था उसने हमें ये बताया था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं और इन्हें हमें कम करना है। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से हैं? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमाइन, हैलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म। इसी का आगे एक और आया था किगाली एग्रीमेंट 2016। तो आपको याद रखना है किगाली एग्रीमेंट 2016 ये क्या है? एक मॉनेटरी प्रोटोकॉल का ही आगे आया था कि मॉनेटरी प्रोटोकॉल को आगे ले जाके आया था कि हमें और कौन सी चीज़ों को कम करना है। कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हमें अवॉइड करना है जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के लिए अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको किगाली एग्रीमेंट का भी ईयर याद रखना है। एंड किगाली एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू किसके? ओजोन के ही रिलेटेड है, ओजोन लेयर के ही रिलेटेड है। अभी तक हमने 3 चीज़ें पढ़ ली है। हमने क्या पढ़ा? पहले मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो रामसर कन्वेंशन में आता है, वेटलैंड साइट्स इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट 2 है, कैलेलाडो नेशनल पार्क और लोकटक लेक। उसके बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इसका ईयर 1972, ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 26 प्रिंसिपल्स हैं इसमें। और इसके बाद वेना कन्वेंशन 1985, फर्स्ट कन्वेंशन ऑन द ओजोन डिप्लीशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जिसमें ODS के बारे में बताया था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद आया था किगाली एग्रीमेंट 2016 जिसमें कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को अवॉइड करने की बात की गई थी।
तो ये 3 कन्वेंशन थे जो कि ओजोन लेयर के रिलेटेड थे। पहला वियना कन्वेंशन 1985, फिर आ जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 एंड देन किगाली एग्रीमेंट 2016। इसके बाद है बेसल कन्वेंशन। इट वॉज साइंड ऑन 22 मार्च 1989। तो आपको इसका ईयर याद रखना है। तो बेसल से आपको एक चीज़ याद रखना है, वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, वेस्ट प्रोडक्ट्स साइन कब हुआ था? 22 मार्च 1989। फोर्स में कब आया था? 1992 में। इसको साइन करने वाली कितनी पार्टीज हैं? 187 है। यूएस और हैती ने इसे कभी भी रेटिफाई नहीं किया था। साइन तो किया था बट इसको रेटिफिकेशन नहीं दी थी। ओके, बेसल कन्वेंशन में क्या था? कोई भी हैजार्डियस वेस्ट एलडीसीज में या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में ना डाला जाए। तो जो डेवलप्ड कंट्री थी वो हमेशा से लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में हैजार्डियस वेस्ट डाल देती थी। इसीलिए इस बेसल कन्वेंशन को लाया गया था 1989 में, ताकि इसको जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में वेस्ट डाला जाता है उसे रोका जा सके। इसीलिए हैती और यूएस ने इसे कभी भी रेटिफाई नहीं किया था। इंडिया एंड द बेसल कॉन्फ्रेंस 14 कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी बेसल कन्वेंशन वाज हेल्ड 2019 का क्या था? क्लीन प्लैनेट, हेल्दी पीपल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल वेस्ट। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन परसिस्टेंट। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये सेकेंड कॉन्फ्रेंस थी। पहली कॉन्फ्रेंस 1972 में आई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। उसके बाद आई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 2004 में, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट के ऊपर आई थी। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट कौन से पल्यूटेंट होते हैं? जो ऐसे पल्यूटेंट होते हैं जो 100 साल या 200 साल भी अगर हो तो वो कभी भी डिग्रेड यानी ख़त्म नहीं होते हैं। तो उन्हीं के ऊपर ये आई थी। ऐसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट को एलिमिनेट करने के लिए आई थी, यानी कि पीओपीज को एलिमिनेट करने के लिए कौन सी ट्रीटी आई थी? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 2001 में साइन की गई थी और 2004 में इसको इफेक्ट में लाया गया था। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ डेवलपमेंट में एक कॉन्फ्रेंस आई थी जिसको अर्थ समिट 1992 में आई थी। इसको अर्थ समिट भी बोला जाता है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, नायरोबी कॉन्वेंशन, रियो समिट 1992 ब्राज़ील में हुआ था। 150 कंट्रीज़ ने इसको अटेंड किया था। ये सबसे बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस है। ये बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस है इन द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन, इसीलिए इसको पार्लियामेंट ऑफ प्लैनेट भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अर्थ डेवलपमेंट, यानी कि अर्थ समिट 1992 को। इसी में क्या आया था? एजेंडा 21 आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट कंटेन ए डिटेल्ड कन्वेंशन प्लान फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि SDG गोल्स जो हैं वो क्या है? एजेंडा 21 में ही उसकी बात की थी। लीगली नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेटिक चेंज, कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी। An important achievement of the summit was an agreement on the climate change convention, which in turn led to the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. इस समिट के बाद क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जैसे कन्वेंशंस आए थे जो कि लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट थे और सिग्नेचर के लिए सबके लिए ओपन थे। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आया था और यूनाइटेड नेशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन भी इसी के बाद आया था। अर्थ समिट के बाद ही ये सब चीज़ें आई थी। जो अर्थ समिट 1992 में आया था, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन भी आया था। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ रखी है, ये फ़ोटो आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 17 जून को हर साल वर्ल्ड डे टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन सेलिब्रेट किया जाता है और 2021 का थीम क्या था ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है। रिस्टोरेशन, लैंड रिकवरी वर बिल्ट बैक बेटर विद हेल्दी
ये इसका थीम था। द रियो डिक्लेरेशन 27 प्रिंसिपल्स थे रियो डिक्लेरेशन फॉर नेशनल इन्वायरमेंटल बिहेवियर। रियो 20 कॉन्फ्रेंस, इट इज़ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 जो है वो इज़ नॉट ए बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बट इज़ कॉन्स्टिट्यूट द की डॉक्यूमेंट ऑफ द रियो। ये बाइंडिंग नहीं है, एजेंडा 21 इज़ नॉट बाइंडिंग। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेटिक चेंज UNFCCC 1992 में आया था। 1992 में कंट्रीज ज्वाइन एन इंटरनेशनल ट्रीटी UNFCCC एज ए फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कम्बाट climate change by limiting average global temperature increase and the result climate change and coping the impact। अब 1992 में UNFCCC आया था जिसमें कि क्लाइमेटिक चेंज के बारे में बात की थी कि हमें अपने ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट करना चाहिए। द कन्वेंशन एम्ब्रेस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और UNFCCC में CBDR प्रिंसिपल भी आया था। अब CBDR प्रिंसिपल क्या होता है? कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि इन्वायरमेंट को बचाना सबकी कॉमन जिम्मेदारी है बट डिफरेंशिएट भी है। डिफरेंशिएट इन द सेंस कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है इन्वायरमेंट को बचाने की, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी कम जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए इसे बोला जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और UNFCCC कौन से प्रिंसिपल पे है? CBDR, यानी कि कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योटो प्रोटोकॉल कौन सी कोप में आया था? कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 कोप में आया था। UNFCCC समिट 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अडेप्ट किया गया था। क्योटो जापान 1997 में। इंडिया ने रेटिफाई किया था 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में आया था 2005 में। तो आपको इसके तीनों ईयर याद रखने हैं कि अडॉप्ट किया गया था 1997 में, इंडिया ने रेटिफाई किया था 2002 में, एंड ये फोर्स में कब आया था? 2005 में आया था। करंटली इसमें 192 पार्टीज़ हैं। USA ने कभी भी क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। मैंने अभी आपको बेसल कन्वेंशन भी पढ़ाया, तो वैसे ही US जो है उसने कभी भी क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया है। कनाडा ने 2012 में विड्रा कर दिया था क्योटो प्रोटोकॉल से। तो आपको इसके सारे ईयर याद रखना है जो इससे इम्पॉर्टेंट है। सो आपको क्योटो प्रोटोकॉल कोप 3 में आया था, अडॉप्ट किया गया था क्योटो जापान 1997 में, इंडिया ने रेटिफाई किया था 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में आया था 2005 में। करंटली 192 पार्टीज़ हैं। USA ने इसे कभी रेटिफाई नहीं किया है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्री ने रेटिफाई नहीं किया था। ऐसे तो 192 कंट्रीज़ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप वो चीज़ें याद रखिए कि किसी ने रेटिफाई नहीं किया है, तो वो ज़्यादा पूछा जाता है। विड्रॉ किसने किया था? कनाडा ने किया था। और कब किया था? 2012 में विड्रॉ किया था। ग्लोबल फाइट बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन। तो अब जितनी भी ये क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, तो ये किसके रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड है। तो आपको मैंने अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड वियना कन्वेंशन पढ़ाया था, किगाली एग्रीमेंट पढ़ाया था, तो वो क्या है? ओजोन के रिलेटेड है। तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, इट इज रिलेटेड विद ग्रीन हाउस गैसेस। Kyoto Protocol is the only global treaty with binding limits on the greenhouse gases emission. The protocol is based on the principle of CBDR. Kyoto Protocol कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? CBDR, Common but Differentiate Responsibility. क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सी गैसेस को इमिट करने के लिए, कम करने के लिए बात की थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो आपको ये याद रखने हैं
कौन कौन सी गैसेस थी, इन सब के नाम याद रखने हैं। इवन जो ओजोन लेयर की गैसेस हैं उसके भी नाम याद रखने हैं। उसके जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं, एग्रीमेंट है, वो भी याद रखने हैं ईयर के साथ। पेरिस एग्रीमेंट, ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन द रिडक्शन ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, it entered into force in 2016 and ratified by 55 countries. इंडिया ने कब इसको साइन किया था और रेटिफाई किया था? 2016 में। तो आपको ये भी याद रखना है। Once the treaty has been signed, each state will deal with it according to its own national procedure. ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। The 1.5 degrees Celsius will be ensure zero emission between 2030 and 2050 according to some scientists. Rio 20 Summit 2012 or United Nations Conference on Sustainable Development, it is also known as Rio 2012 भी बोला जाता है, बाय ब्राज़ील इन रियो डे जेनेरियो में हुआ था। ये 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। फर्स्ट अर्थ समिट 1992 रियो डे जेनेरियो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट। अर्थ समिट 2002 जॉनसनबर्ग वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अर्थ समिट 2012 रियो डे जेनेरियो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ थी जो कि रिलेटेड थी इन्वायरमेंट के। होप आपको ये सब अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप इसको फिर से पढ़िएगा। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। तो आप वहाँ पे जाइए, इस PDF को डाउनलोड कीजिए और पढ़िए इसको। होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।